मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। योद्धाओं का विरोध करके अशांति पैदा कर रहा था। पीछे जीशान अभी भी अपने सामने वाले आदमी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बताओ क्यों? तुमने उसे क्यों मारा? चेह, मुझे मार डालो। मैं तुम जैसे कमीने के सामने गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से है कि मुझे अपनी भतीजी को अपने हाथों से मारना पड़ा। सब तुम्हारी वजह से, तुम ही कारण हो। अगर तुमने उसे अपने साथ भागने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं हमारे कबीले का विरोध करने के लिए उस पर गुस्सा नहीं होता। अपने गुस्से में मैं उसे नहीं मारता। सब तुम्हारी वजह से, आदमी ने जवाब दिया और वह कमजोर होकर जमीन पर लेट गया। उसके होठों से खून बह रहा था और उसकी छाती से भी, जिसके बीच में एक बड़ा छेद था। वह पहले ही बचने की उम्मीद खो चुका था, इसलिए उसे जीशान को नाराज करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही जीशान ने अपनी तलवार निकाली, आंसू की एक बूंद उसके चेहरे पर टपक पड़ी। जैसे ही वह जमीन पर पड़े आदमी के पास पहुंचा, उसके पैर जमीन पर पड़ गए। क्या तुम्हें कभी उसे मारने का अफसोस हुआ? उसने धीरे से पूछा। आदमी ने जीशान को देखा और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। अफसोस? हा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उस कुतिया ने तुम्हारे लिए हमारे कबीले को छोड़ने की हिम्मत की कचरा। वह मरने लायक थी। मुझे एक भी बात का पछतावा नहीं है। अरे रुको, एक बात का मुझे पछतावा है। एक बात जिसका मुझे पछतावा है वह है तुम्हें उसके साथ नहीं मारना। तुमने उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि परलोक में भी नहीं। अगर शाप जैसी कोई चीज सच में होती है तो मैं तुम्हें परलोक में भी कष्ट सहने का शाप देता हूँ, जीशान ने कहा और फिर उसने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई, जिससे उस आदमी की गर्दन कट गई जो अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था। अल्पविराम। आदमी का सिर भीड़ की ओर लुढ़क गया। उसके तुरंत बाद सिरविहीन शरीर भी भीड़ की ओर लुढ़क गया। जैसे ही जीशान उस आदमी के सिर के करीब पहुंचा, तलवार उस आदमी के खून से लथपथ हो गई। उसने धीरे से अपने पैर ऊपर उठाए और आकाश की ओर देखने लगा। उसने होंठ खोलकर धीरे से कहा, देखा मेरी जान, जिसने तुम्हें मारा उसे सजा मिल रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसके आंसू न गिरे और वह पूरी ताकत से उस आदमी का सिर कुचलने लगा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जीशान ने अपनी आंखें खोली, जो थोड़ी लाल दिख रही थी, जैसे कि वह घंटों रो रहा था। बिना नीचे देखे जीशान आगे बढ़ा और मृत शरीर को पीछे छोड़ते हुए आत्मा तलवार के घेरे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि दक्ष जमीन पर खड़ा है। मेरा काम हो गया, चलो चले, उसने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन वह बीच में ही रुक गया क्योंकि उसने देखा कि दक्ष के सामने एक शव पड़ा हुआ है। पीछे से तो वह उसे देख नहीं पाया, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि वह कौन था। ये प्रिंस कांत का शव था जो हिल नहीं रहा था। क्या? जीशान ये देखकर दंग रह गया कि राजकुमार मारा गया। वह सोच रहा था कि दक्ष शायद लड़ेगा और राजकुमार और अन्य लोगों को हरा भी देगा, क्योंकि वह बिना किसी चोट के जेड कबीले के सरदार को मारने में सक्षम था। यही वह सोच रहा था जब उसने अपना पूरा ध्यान जी कबीले के बुजुर्ग को मारने पर लगाया था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष न केवल उन्हें हरा देगा बल्कि राजकुमार को भी मार देगा। राजकुमार को मारने का मतलब था कि पूरा राज्य उनके पीछे पड़ जाएगा जब तक कि वे शाही कबीले के सभी योद्धाओं को नहीं मार देते जो खबर को दफनाने के लिए वहां मौजूद थे। यही एकमात्र तरीका था जिससे वे बच सकते थे। ओह, तुम्हारा काम हो गया। मैंने सोचा था कि तुम बहुत समय लोगी और उसे और अधिक प्रताड़ित करोगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। अल्पविराम। स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों ने अपने राजकुमार को मरते हुए देखने के बाद दक्ष की ओर उड़ना शुरू कर दिया था। वे दक्ष के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन दक्ष राजकुमार से बात करने में व्यस्त लग रहा था, जिससे वे और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। अरे राक्षस, तुमने राजकुमार को मार डाला और हमें अनदेखा करने की हिम्मत की।
आज तुम्हें देवता और शैतान भी नहीं बचा सकते। उनमें से एक ने दहाड़ते हुए अपने हाथ से अजीब इशारा किया। दक्ष के चारों ओर बड़ी बड़ी लपटें जल उठीं, जिससे वह बीच में फंस गया। लपटें 3 मीटर ऊंची थीं और पागलों की तरह फैल रही थीं, जिससे दक्ष के चारों ओर एक जेल बन गई थी। दक्ष लापरवाही से आग की लपटों की दीवारों के बीच में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि ये लपटें मार्शल स्किल्स से बनाई गई सामान्य लपटें नहीं थीं। चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उसने बुदबुदाया, हम आग का नियम दिलचस्प है। बहुत समय हो गया जब उसने कोई ऐसा व्यक्ति देखा था जो स्वाभाविक रूप से कानून सीखता हो। दुर्भाग्य से ये सिर्फ लपटें हैं और अंतरिक्ष के समान स्तर पर नहीं है। मैं अपने अंतरिक्ष अवरोध में खुद को ढककर आसानी से इन लपटों से गुजर सकता हूँ, हालांकि मुझे थोड़ी चोट लग सकती है। बेहतर होगा कि मैं बस टेलीपोर्ट हो जाऊं, उसने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। मरना। आकाश से एक शक्तिशाली चीख आए। अपना सिर आकाश की ओर उठाकर दक्ष ने वहां 3 स्वर्ग लोक साधकों को खड़े देखा। निर्वाण का प्रहार। उनमें से एक ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे प्रकाश की एक मोटी और तेज चाप निकली जो सीधे दक्ष की ओर गई। अनंत अग्नि की वर्षा। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी हथेली दक्ष की ओर उठाए। हवा से दर्जनों आग के गोले निकले और क्षुद्र ग्रहों की तरह दक्ष की ओर गिरने लगे। तीसरा व्यक्ति भी बेकार नहीं खड़ा रहा। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। उसके हाथ के पास की हवा ठंडी होने लगी क्योंकि बर्फ जमने लगी थी। बर्फ जल्द ही बर्फ के भाले में बदल गई, जो ऐसा लग रहा था मानो वह अस्तित्व में सबसे ठंडी बर्फ से बना हो। जमे हुए विध्वंस। उसने गरजते हुए बर्फ का भाला दक्ष की ओर फेंका। आग की लपटों की दीवार ने जी शान को ये देखने से रोक दिया कि क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि दक्ष अंदर फंस गया था और स्वर्ग लोक के साधक उस पर हमला कर रहे थे। वह बहुत चिंतित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। जो लोग दक्ष पर हमला कर रहे थे वे स्वर्ग क्षेत्र के साधक थे, जबकि वह अभी भी पृथ्वी क्षेत्र में था। वह समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका, इससे पहले कि स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों ने दक्ष पर हमला कर दिया। तभी उसे शाही सेना के अन्य योद्धाओं की हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाए और अपना ध्यान ज्वाला की दीवार पर बनाए रखा, इस उम्मीद में कि दक्ष उस अजीब अंतरिक्ष कौशल का उपयोग करके समय पर बाहर निकल जाएगा जो उसने पहले दिखाया था। हाँ, तीनों स्वर्ग लोक के गुरुओं ने हमला किया है। भले ही वह स्वर्ग लोक का शीर्ष साधक हो, वे हमलों की बौछार के सामने जीवित नहीं बच पाएंगे। बच्चा मर जाएगा। हाँ, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उस बच्चे को अपने बारे में इतना सोचने के लिए किसने कहा? उसने तो महामहिम को मारने की भी हिम्मत की। कोई रास्ता नहीं था कि वह इस जगह से जिंदा निकल सके। हाँ, उसने महामहिम की हत्या करके अपने भाग्य में मृत्यु लिख ली। शाही सेना के निचले क्षेत्र के साधकों ने स्वर्ग क्षेत्र के साधकों को आक्रमण करते देख आपस में ठहाके लगाए। यह जबकि हर कोई ज्वाला की दीवार और हमलों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, केवल जी शान चारों ओर देख रहा था। वह दक्ष को खोजने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि दक्ष स्थिर नहीं रहेगा और मर नहीं जाएगा, खासकर जब उसके पास टेलीपोर्ट करने के लिए आवश्यक कौशल था। दक्ष को देखते ही उसका चेहरा अचानक चमक उठा, लेकिन दक्ष जिस स्थान पर था उसे देखकर वह दंग रह गया। दक्ष तीनों स्वर्गीय क्षेत्र साधकों के ऊपर उड़ रहा था, और वह न केवल अपनी आत्मा तलवार की मदद से उड़ रहा था, बल्कि वह इसके बिना भी उड़ रहा था। उसकी पीठ के पीछे सुंदर काले और सुनहरे पंख थे जो उसे उड़ने में मदद करते थे। तीनों हमले वहीं हुए जहां दक्ष पहले खड़ा था। पहला हमला तलवार का था, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया, जिससे हर जगह धूल और धुआं उड़ने लगा। दूसरा हमला दोष गेंदों का था जो हर जगह गिरे, जिससे चारों ओर शक्तिशाली विस्फोट हुए। आग की लपटों की दीवार के अंदर हर जगह आग थी। तीसरा जो उतरा वह बर्फ का भाला था, जो और भी रहस्यमय था। जैसे ही बर्फ का भाला आग के बीच में उतरा, सब कुछ जम गया। यहाँ तक कि आग भी जम गई। अल्पविराम। दक्ष स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों के ऊपर से उड़ रहा था, लेकिन उससे कोई आभा बाहर नहीं निकल रही थी।
उसके अधीन स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों को यह एहसास भी नहीं हुआ कि दक्ष जीवित है, क्योंकि वे अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के साथ जमीन पर हो रहे विनाश को देख रहे थे। दिलचस्प है, उस तलवार के हमले में तलवार का सार था, लपटों में ज्वाला कानून था। जहां तक बर्फ के भाले की बात है तो ऐसा लगता है कि इसे बर्फ के कानून का उपयोग करके बनाया गया था। उन सभी ने अलग अलग स्तर पर महारत हासिल करके कानूनों को समझ लिया है। दक्ष ने हमलों को देखते हुए सोचा। उसने तीसरे आदमी की ओर देखा जो अंत में खड़ा था। उसने सोचा, चूंकि बर्फ आग के नियम द्वारा बनाई गई लपटों को भी जमा देने में सक्षम थी, इसलिए इस व्यक्ति को अपने नियम की सबसे अच्छी समझ है। उसने अपना लक्ष्य भी चुन लिया था। उसने अपनी समय की तलवार उठाए और उस आदमी की ओर झपटा जिसने बर्फ का भाला फेंका था। खतरे का आभास होते ही वह व्यक्ति पीछे मुड़ने की कोशिश किए बिना तुरंत एक तरफ हट गया। वह सही समय पर चलने में कामयाब हो गया था, जिससे उसे अपनी जान बचाने में मदद मिली। हालांकि वह पूरी तरह से अछूता नहीं रह पाया। हालांकि वह दक्ष की तरह आधा नहीं कटा था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसका दाहिना हाथ कंधे से कट गया था। हाथ नीचे गिरने लगा और जमी हुई लपटों पर जा गिरा। बर्फ में दरार पड़ गई और वह फैलने लगी। दरारों ने आग को और हवा दी, जिससे आग फिर भड़क उठी। जिस बर्फ ने आग को जमा दिया था वह धीरे धीरे पिघलने लगी। जब जमीन पर आग और बर्फ आपस में लड़ रहे थे तो आसमान में एक और लड़ाई हो रही थी। हालांकि पहला हमला बर्फ उपयोगकर्ता को मारने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन दक्ष ने उसे सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया और उसने फिर से हमला कर दिया। उसने अपनी तलवार से उस आदमी पर वार किया जो बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ पाया था। अल्पविराम, जमे हुए संरक्षण। आदमी ने एक और मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे तलवार से उस यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। उसकी रक्षा के लिए उसके सामने एक मोटी बर्फ की दीवार प्रकट हो गई। जमी हुई दीवार बनाने के बावजूद आदमी ने पीछे हटना बंद नहीं किया, क्योंकि वह कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि दक्ष का हमला कितना शक्तिशाली होने वाला है। हालांकि उसकी बाधा इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे आरंभिक स्वर्ग क्षेत्र के साधक के पूर्ण शक्तिशाली हमले से बचा सके, जैसा कि उसने दक्ष को पाया था। फिर भी उसे राहत का एहसास नहीं हुआ। वह पीछे हटता रहा, फिर भी जमी हुई दीवार नहीं टूटी। ध्यान रहे, दूसरे स्वर्गीय क्षेत्र साधकों ने अचानक अपने दोस्त को चेतावनी देने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी थी। एक काली तलवार ने उस आदमी की पीठ पर वार किया। जैसे ही तलवार बाहर खींची गई, उसने उस जगह पर एक बड़ा छेद कर दिया जहां आदमी का दिल होना चाहिए था। वह आदमी अपना संतुलन खो बैठा और गिरने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गिरते समय वह दर्द से नहीं रोया और न ही कोई आवाज निकाली। वह पहले ही बचने की उम्मीद खो चुका था। जब वह गिर रहा था तो उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें चाकू मारा था। दक्ष एक भारी तलवार के साथ उड़ रहा था जो खून से लथपथ थी, फिर भी तलवार पर जंग साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा हुनर, उसने कमजोरी से कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि दक्ष टेलीपोर्ट कर सकता है, और इसलिए भी क्योंकि उसने ऐसा किसी को भी अपनी भनक लगने दिए बिना किया। वह पिछली बार की तरह दक्ष के हमले को महसूस भी नहीं कर पाया। उसकी इंद्रियां उसे धोखा दे चुकी थीं, या शायद दक्ष ने इस बार ज्यादा प्रभावी ढंग से हमला किया था, जबकि वह हमलों से विचलित था। जब अन्य दो साधकों ने फिर से दक्ष पर हमला किया तो उस आदमी का शरीर जमीन पर गिर गया। तारांकन 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 तारांकन। जैसे ही बीच में एक पोर्टल दिखाई दिया, वो जगह अस्थिर हो गई। पोर्टल इतना चौड़ा होने लगा कि दो लोग अंदर जा सकते थे। एक छोटा लड़का धीरे धीरे पोर्टल से बाहर चला गया। जैसे ही वह पूरी तरह से बाहर निकला, पोर्टल गायब हो गया। अल्पविराम। लड़का तो मानो किशोर से भी छोटा लग रहा था। उसके गले में एक छोटा सिक्का नुमा टोकन हार की तरह लटक रहा था। द्वार से बाहर निकलते ही लड़के ने अपनी बाहें फैला दी। हाँ, तो यही वो जगह है जहाँ ये सब हुआ था।
अगर उस लड़के की बात पर यकीन किया जाए तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो किस्मत को हिला देने के लिए काफी था। देखते हैं हमारे युवा दोस्त ने यहाँ आने के बाद क्या किया। जहाँ तक मुझे पता है वो यहाँ नहीं है। उसे देखना अच्छा होता, लड़के ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसने पास में ही एक छोटा सा गांव देखा। वह बिना किसी जल्दबाजी के गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही लड़के ने गांव के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। खून बहुत दिलचस्प है, वह धीरे से बुदबुदाया और गांव में अंदर चला गया। वह जमीन पर खून देख सकता था, लेकिन आसपास कोई शव नहीं था। शवों को साफ किए हुए काफी समय हो गया था। मुझे लगता है कि यह काम शहर के लोगों ने किया होगा, उसने खुद से कहा, क्योंकि उसे गांव के घरों के अंदर नश्वर लोगों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वह खून के निशान का पीछा करते हुए और भी आगे चला गया। यहाँ एक ही व्यक्ति ने दुश्मनों को मार डाला। ऐसा लगता है कि यह एक तरफा नरसंहार था। भले ही ये दक्ष ही क्यों न हो, इस तरह के संकेत होने के लिए दुश्मनों का वास्तव में मजबूत होना जरूरी नहीं है, उसने खून की बूंदों और उनके पैटर्न को देखते हुए कहा। वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके वह भी देख सकता था जो आंखें नहीं देख सकती थीं, जिससे उसे अतीत को तदनुसार देखने में मदद मिली। चलते चलते वह जल्दी ही गांव के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वह उस जगह पर रुका जहां दक्ष और जूलियन का आमना सामना हुआ था। आसपास अभी भी बड़े पैमाने पर विनाश के निशान मौजूद थे। जो घर नष्ट हो गए थे, उनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई थी। जमीन में गड्ढे और दरारें भी थीं। यहाँ क्या है? दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका रहस्यमय दुनिया से कुछ लेना देना है? क्या मुझे अतीत और भविष्य को देखने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की जरूरत है? वैसे भी मेरा जीवन काल ज्यादा नहीं बचा है। क्या यह इसके लायक है? लड़के ने बड़बड़ाया। दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि वह दक्ष से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन मुझे उस आदमी का खून नहीं दिख रहा है। वह लड़ाई कैसे खत्म हुई? मुझे लगता है कि मैं अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए ऐसा करूंगा, उसने अपना हाथ बाहर की ओर फैलाते हुए कहा। ऊर्जा की एक छोटी सी लहर उसके शरीर से निकलकर बाहर की ओर फैल गई। ऐसा लगा जैसे वह ऊर्जा तरंग जहां से गुजरी, वहां समय रुक गया हो। अल्पविराम। ऊर्जा की एक छोटी सी लहर युवक के शरीर से निकलकर हर दिशा में फैल गई। वह लहर जहां से भी गुजरी, समय वहीं रुक गया। जल्द ही पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। ऐसा लगा जैसे सबके लिए समय रुक गया हो। जो लोग चल रहे थे, उनका एक पैर अभी भी हवा में था। जो लोग पानी पी रहे थे, वे भी समय में फंस गए थे। पूरे गांव का समय रोककर लड़के ने एक बार ताली बजाई। गांव के ऊपर का आसमान लाल हो गया। आसमान से लाल रंग की बारिश गिरने लगी, जिससे पूरा शहर भर गया। कुछ सेकंड के बाद गांव के ज्यादातर हिस्सों से धुंध गायब हो गई, सिवाय कुछ जगहों के जहां धुंध ने इंसानों का रूप लेना शुरू कर दिया था। धुंध ने गांव पर हमला करने वाले डाकुओं का रूप ले लिया। इसमें दक्ष और ओरियन भी शामिल थे। यहाँ तक कि जूलियन भी बन गया था। पहले घटित हुई घटनाएं धुंध से बने प्राणियों द्वारा पुनः दोहराई जा रही थीं। लड़के ने दक्ष को डाकुओं को मारते हुए देखा। उसने एक डाकू को जूलियन की मां को मारते हुए भी देखा। अब तक तो उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, उसकी परेशानी बढ़ती गई। जूलियन और दक्ष के बीच की लड़ाई देखना उसके लिए वाकई दिलचस्प था। उन्हें जो चीज सबसे खास लगी वह थी जूलियन की शक्ति, जो दक्ष को भी हराने में सक्षम थी। जूलियन के बेहोश होने के दृश्य के बाद नाटक समाप्त हो गया और अधिकांश लोग गायब हो गए। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। बच्चा कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसने युद्ध की जो शक्ति दिखाई, वह एक इंसान में होने वाली शक्तियों से कहीं ज्यादा है। क्या ये हो सकता है कि कोई प्राचीन राक्षस मुक्त हो गया हो? ऐसा नहीं लगता कि उसे अपनी शक्तियों के बारे में पहले से पता था। जब उसने इसका इस्तेमाल किया, तब भी वह अपने होश में नहीं था। आखिर वह बच्चा कौन है? वह यहाँ कैसे आया? लड़के ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हम उसे कैसे नहीं जानते? ऐसा लगता है कि नियति भी उसे नहीं देख पाए।
वह कहीं से भी प्रकट हो गया और उसने पटकथा को तोड़ दिया। मुझे उसे ढूंढना है। देखते हैं कि उसकी यादें मुझे उसकी पहचान के बारे में क्या बता सकती हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। उसके पैर जमीन पर थिरकने लगे। उसके सामने एक अंतरिक्ष द्वार खुला। वह धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ा और अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, पोर्टल बंद हो गया और गायब हो गया। आसमान जो लाल हो गया था, अपने मूल रंग में लौट आया। धुंध पूरी तरह से गायब हो गई और समय सामान्य रूप से बहने लगा। छोटा सा गांव सामान्य स्थिति में लौट आया। दुनिया के एक अलग हिस्से में भी ऐसा ही एक द्वार खुला। वही लड़का उस द्वार से बाहर निकला जिसने समय को रोक दिया था। वो एक कमरे जैसी जगह के अंदर खड़ा था। उसके सामने एक चारपाई थी जिस पर एक 10-11 साल का लड़का बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वह लड़का खेती कर रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए शू लियांग को देखकर रहस्यमयी लड़का मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तो वह बच्चा है। मुझे उससे कोई खास एहसास नहीं होता क्योंकि वह ऐसे ही बैठा रहता है। किसने सोचा होगा कि उसमें इतनी ताकत होगी। चलो उसकी यादों को देखते हैं कि वह कहां से आया था। वह धीरे धीरे शू लियांग की ओर चलने लगा, जो साधना में लीन था, और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। रहस्यमयी ऊर्जा फिर से उसके शरीर से बाहर निकली और उसके आसपास के वातावरण में फैल गई, लेकिन इस बार ये दूर तक नहीं पहुंची। पूरे शहर का समय स्थिर करने के बजाय इसने केवल होटल का समय स्थिर किया। लड़के ने सावधानी से अपना हाथ जू लियांग के माथे की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उसे छुआ। उसने अभी जू लियांग को छुआ ही था कि जू लियांग ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। अल्पविराम, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों छू रहे हो? जू लियांग ने धीरे से पूछा। तुम हिल सकती हो, तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। लड़के ने आश्चर्य से कहा। आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? जू लियांग ने फिर पूछा। शू लियांग की याददाश्त को चुपचाप पढ़ने की अपनी योजना को विफल होते देख लड़के ने अपनी योजना बदल दी। उसने कुछ समय के लिए शू लियांग के करीब जाने का फैसला किया। खैर, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। मुझे तुम्हारी दादी की मृत्यु के बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम्हें सांत्वना देने आया हूँ। जब तुमने ये होते देखा होगा तो तुम्हारा दिल टूट गया होगा, उसने जू लियांग से कहा। उसने सोचा कि जू लियांग को अपनी दादी की मौत के बारे में पता है क्योंकि उसने जू लियांग को दर्द में देखा था जब वह अपनी दादी को पुकार रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ कि जू लियांग को इस बारे में और दक्ष के झूठ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। क्या मेरी दादी मर गई? ऐसी अशुभ बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जू लियांग ने गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तुम सच में नहीं जानते। जब ये हुआ तो तुम वहां थे। तुम्हें कैसे नहीं पता? ये तुम्हारे बेहोश होने से कुछ मिनट पहले हुआ था। मुझे यकीन है कि तुमने इसे अपनी आंखों से देखा होगा, लड़के ने धीरे से पूछा। उसे एहसास हो गया था कि लड़का गलतफहमी में जी रहा था। उसे साफ साफ समझ आ गया था कि दक्ष ने शायद लड़के से झूठ बोला है। उसके लिए यह बिल्कुल सही समय था। यदि वह शू लियांग को लड़के से अलग कर सके तो सब कुछ वापस पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि शू लियांग की दक्ष से मुलाकात ने ही उसकी धारणा के अनुसार सब कुछ बिगाड़ दिया था। शायद उनका मिलना तय नहीं था, या शायद उनका करीब होना तय नहीं था। जो भी हो, जवाब यही था कि लड़के को अलग करना जरूरी था। तुम क्या कह रहे हो? वो एक सपना था, ऐसा वास्तव में नहीं हुआ, भाई चेन ने कहा। कि जू लियांग ने खामोशी से कहा। उसे अभी भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये समझ में आया। उसे याद आया कि उसने ऐसा होते हुए देखा था। जब वह उठा और दक्ष को अपने सामने पाया तो उसे लगा कि यह एक सपना था। दक्ष के स्पष्टीकरण से उससे ये भी स्पष्ट हो गया कि यह एक सपना था, तो उसके सामने बैठे लड़के को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? वह कैसे जान सकता है? ये साफ है, उसने तुमसे झूठ बोला। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। आओ, मैं तुम्हें वापस गांव ले चलता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही देख लो, लड़के ने धीरे से कहा। उसके पीछे एक द्वार खुला जिससे उसके गांव का संपर्क खुल गया।
आओ मेरे पीछे आओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा। तुम खुद ही देख लो, छोटे लड़के ने द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। जूलियन कांपते कदमों से बिस्तर से उतरा। उसका चेहरा पहले से ही पीला था जब वह द्वार की ओर बढ़ा। वह लड़के के साथ द्वार में दाखिल हुआ। पोर्टल गायब हो गया। होटल के अंदर समय सामान्य हो गया। अल्पविराम। दक्ष ने स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को मार दिया था, जो उसके बर्फ कानून की समझ के स्तर के अनुसार सबसे खतरनाक था, लेकिन अन्य दो अभी भी जीवित और स्वस्थ थे। ये लड़का चालाक है। वह कहीं भी गायब हो सकता है और कहीं भी प्रकट हो सकता है। यह एक खतरनाक क्षमता है। अगर हम दोनों उस पर हमला करते हैं तो वह अपनी क्षमताओं से हमें खत्म कर देगा। हमारे पास एकमात्र विकल्प यह है कि हम में से कोई एक उस पर हमला करे। दूसरा व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए आसपास के वातावरण पर नजर रख सकता है कि लड़का अपनी क्षमताओं के साथ पीछे से हमला न करे। तुम क्या कहते हो, कुहान? फ्लेम लॉ कल्टीवेटर ने अपने साथी से कहा। मैं तलवार का प्रयोग करता हूँ। मैं नजदीकी हमलों में बेहतर हूँ। तुम अपनी लपटों से मेरी पीठ पर नजर रख सकते हो, मिंगलू। तलवार कानून का प्रयोग करने वाले कुहान ने कहा और फिर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना दक्ष की ओर उड़ना शुरू कर दिया। हाँ, यह आदमी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करता। जो भी हो, मेरी भी यही योजना थी। मैं दूर से बेहतर सहायता प्रदान कर सकता हूँ, मिंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना एक पल भी गंवाए उसने दुश्मन पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसके पास ज्वालाओं के दर्जनों गोले प्रकट हुए, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे जैसे कि वह मूल था और वेगरह थे, लेकिन उसने दक्ष पर हमला नहीं किया। कुहान अपनी तीव्र गति का उपयोग करते हुए दक्ष के पास पहुंचा और अपनी तलवार से उस पर वार किया। तलवार, जो तलवार की आभा से ढकी हुई थी, दक्ष की ओर टूटकर गिरी। दक्ष अभी भी अपनी समय की तलवार का उपयोग कर रहा था, जिसका उपयोग उसने कुहुन के हमले को रोकने के लिए किया था। हाँ, तुम्हें लगता है कि वह बेवकूफ तलवार मेरी तलवार को रोक सकती है? मेरी तलवार एक स्वर्ग स्तर की कलाकृति है। पूरे राज्य में महामहिम के बाद में ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसके पास ऐसी तलवार है। कुहुन हंसा जब उसने दक्ष को जंग लगी तलवार से उसके हमले को रोकने के निरर्थक प्रयास को देखा। दोनों तलवारें आपस में टकराईं, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसकी तलवार किसी भारी पहाड़ से टकरा गई हो। जैसे ही दोनों हथियार आपस में टकराए, उसके हाथ कांपने लगे और वह पीछे की ओर ऐसे उछला जैसे किसी दैत्य ने उसे एक तरफ फेंक दिया हो। समय की तलवार की मुख्य विशेषता ये थी कि इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ये सबसे शक्तिशाली हथियार की तरह था। भले ही यह क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था या क्यूई से संबंधित हमलों में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अलग तरीके से बहुत कुछ कर सकता था। यह अपने आप में एक शक्ति स्रोत था। अल्पविराम। तलवार का इस्तेमाल करते हुए दक्ष को लगा कि यह बहुत शक्तिशाली है। उसके अनुसार अगर कोई बच्चा तलवार से जमीन पर वार करे तो वह बच्चा भी जमीन पर गड्ढा बना सकता है। यही इस तलवार की ताकत थी। इस बार भी वही हुआ। हालांकि हमला स्वर्गीय हथियार से हुआ था, जो तलवार कानून की आभा से घिरा हुआ था, फिर भी ये तलवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके विपरीत तलवार की ताकत ने आदमी को पीछे धकेल दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? दक्ष ने पूछा जब वह कुहुन की ओर उड़ने लगा, जो पीछे की ओर उछल गया था। आप मुझे भूल गए। कुहुन को मुसीबत में पाकर मिंगलू ने वही करने का निर्णय लिया जो उसे सौंपा गया था, दूर से सहायता प्रदान करना। उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे ज्वाला के दर्जनों गोले दक्ष की ओर उड़ने लगे। कष्टप्रद आदमी, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और फ्लेम स्फीयर्स के उसे छूने से पहले ही वह गायब हो गया। अब प्रस्ताव उलट गया है ना? मिंगलू ने पीछे देखते हुए कहा। उसे लगा कि दक्ष उसके पीछे दिखाई देगा और वह मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा, जबकि कुहान बैकअप प्रदान करेगा। उसे अपने पीछे से खतरे का एहसास भी हुआ, जिससे उसे यकीन हो गया कि दक्ष उस पर हमला कर रहा है। उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे आग की एक दीवार दिखाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन दूर से एक चीख सुनकर दंग रह गया।
ये चीख कुहून की चीख जैसी लग रही थी। मिंग लू को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। दक्ष उस पर हमला करने वाला नहीं था, बल्कि यह एक उड़ती हुई तलवार थी जिसका इस्तेमाल दक्ष ने उसे यह सोचने के लिए किया कि दक्ष उस पर निशाना साध रहा है। असली दक्ष ने पहले ही कुहान की छाती में अपनी तलवार घुसा दी थी, जबकि मिंग लू का ध्यान भटक रहा था। कुहान की छाती से तलवार निकालकर दक्ष ने नीचे की ओर लात मारी। उसकी लात कुहान की छाती पर लगी, जिससे वह नीचे गिर गया। अल्पविराम। जैसे ही कुहान जमीन पर गिरा, एक गहरा गड्ढा बन गया जिसके अंदर वह बिना हिले डुले पड़ा रहा। दक्ष कुहान के शरीर के पास उतरा। उसकी आंखों में अभी भी रोशनी थी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह खून खांस रहा था और उसका शरीर हिलने से मना कर रहा था। मिंग लू अभी भी आत्मा तलवार के खिलाफ लड़ाई में विचलित था, जो उस पर लगातार हमला कर रही थी। आखिर वह आदमी कौन है? उसकी तलवार एक स्वर्गीय क्षेत्र के बुजुर्ग को बिना नष्ट हुए व्यस्त रख सकती है, और वह दूसरे बुजुर्ग को मार भी सकता है। क्या वह इंसान भी है? वह हमारे राज्य के सभी स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शाही सेना के योद्धा जो युद्ध की शुरुआत में हंस रहे थे, अब डर गए थे। वे अपने स्वर्ग लोक के साधकों को खतरे में देखकर डर गए थे। जो व्यक्ति उन्हें मार भी सकता था, क्या वह उन्हें जिंदा भी छोड़ सकता था? उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा था। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक आदमी खड़ा है। मैं उससे स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं से लड़ने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम कमजोर लोगों को भी भागने नहीं दे सकता, जी शान ने बहादुरी से कहा जब वह शाही साधकों के सामने खड़ा था। तुम कमीने, क्या तुम भी उस आदमी की तरह कुछ बड़े आदमी हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, शाही किसानों में से एक ने गुस्से से कहा। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसे दूसरे किसान ने रोक दिया। रुको, हमला मत करो, वह उस आदमी का दोस्त है। अगर हम गलती से उसे घायल कर देंगे तो वह राक्षस निश्चित रूप से हमारे पीछे आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है? हम यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं तो हम वैसे भी मर जाएंगे। जब वह राक्षस व्यस्त हो तो भागने की कोशिश करना सबसे अच्छा विकल्प है। साथ ही स्वर्ग क्षेत्र के बुजुर्ग उसे भी व्यस्त रख सकते हैं। भले ही हम उस आदमी को मार दें, फिर भी उसके पास हम पर हमला करने का समय नहीं होगा। हमें बस तेज होना होगा। ठीक है। थोड़ी देर की चर्चा के बाद वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि वे जीशान को जल्द से जल्द मार देंगे। पृथ्वी लोक के दर्जनों साधक जीशान की ओर दौड़े। चूंकि आकाशीय क्षेत्र के साधक हवा में चल सकते थे, इसलिए उन्होंने लड़ने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जीशान उन्हें किसी भी तरह से रोक नहीं सकता था। अल्पविराम। जीशान को केवल पृथ्वी क्षेत्र के साधकों से ही लड़ना था, क्योंकि आकाश क्षेत्र के साधक दक्ष के डर से पीछे रहने की जहमत नहीं उठाते थे। वे सभी उस व्यक्ति से डरते थे जो स्वर्ग क्षेत्र के साधकों को भी हरा सकता था। इसलिए उन्होंने एक भी सेकंड बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। राजकुमारी अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी। उसने खड़े होते ही अपने चेहरे से खून पोंछा। अपने भाई की लाश देखकर उसके होठों से एक गहरी आह निकल गई। वह शुरू से ही झूकान के करीब नहीं थी, लेकिन चूंकि वे भाई बहन थे, इसलिए उनके बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे इतनी बुरी तरह मारा, जबकि वह तो बस उसकी मदद करना चाहती थी और राज्य की रक्षा करना चाहती थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसे अभी भी दुख है कि उसका भाई मर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। वह भी शुरू में दक्ष के जीवन को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसके प्रदर्शन और ताकत को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं कितनी हास्यास्पद थीं। स्वर्ग लोक के साधक उसके लिए खिलौने साबित हो रहे थे। वे अपने साथ लाए 3 स्वर्ग लोक के साधकों में से अब केवल एक ही जीवित बचा था। बाकी सभी पहले ही मारे जा चुके थे। रुको, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसने देखा कि शाही सेना के पृथ्वी क्षेत्र के साधक जीशान पर हमला करने के लिए दौड़ रहे हैं। राजकुमारी होने के बावजूद वह इस समय स्वर्ग क्षेत्र के साधकों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी।
वह अभी भी जो कर सकती थी वह था छोटे स्तर पर आगे की वृद्धि को रोकना। अगर दक्ष स्वर्ग क्षेत्र के साधकों को इतनी आसानी से मार सकता है तो कमजोर साधकों को मारना उसके लिए बच्चों का खेल हो सकता है। किसी भी कीमत पर वह दक्ष के दोस्त को यहाँ मरने नहीं दे सकती थी। वह जानती थी कि यदि वह मर गया तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उसे बचाया नहीं जा सकेगा। अल्पविराम। उसने एक भी सेकंड बर्बाद करने की परवाह नहीं की और आदेश दिया, कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन राजकुमारी, वह हमें भागने नहीं दे रहा है। हमें भागना होगा, नहीं तो राक्षस हमें मार डालेगा। योद्धाओं ने विरोध किया। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम सबने अभी तक कुछ नहीं किया, उसने कहा। स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों ने पहले उस पर हमला किया और मेरे भाई ने भी यही किया। अब तक तुम सब निर्दोष हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी, बस पीछे हट जाओ। उसकी आज्ञा सुनकर योद्धा अनिच्छा से रुक गए। वे जानते थे कि राजकुमारी ने स्थिति खराब होने से पहले दक्ष की रक्षा करने की कोशिश की थी। शायद वह उसे जानती थी, साथ ही वह सही थी। स्वर्ग क्षेत्र के साधकों और राजकुमार ने राक्षस को परेशान किया। वे सभी अभी भी निर्दोष थे। क्या उन्हें वास्तव में दक्ष के क्रोध को आकर्षित करने की आवश्यकता थी? जीशान ने भी राजकुमारी की ओर देखा। उसने अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ उन्हें यहाँ रखना चाहता था ताकि दक्ष तय कर सके कि उनके साथ क्या करना है। वह ये भी नहीं चाहता था कि बाहर किसी को इस लड़ाई के बारे में पता चले। दुर्भाग्य से लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वह स्काई रियल्म कल्टीवेटर्स को रोकने में सक्षम नहीं था। राजकुमारी की मदद सचमुच अच्छी थी। तुम सब भी रुक जाओ, यहाँ किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। रुको और मेरे पीछे फिर से इकट्ठा हो जाओ। राजकुमारी ने आकाश क्षेत्र के साधकों से कहा जो जीशान से आगे निकलने में कामयाब हो गए थे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम शाही परिवार के गद्दार होगे, क्योंकि मैं कमान संभाल रही हूँ। मेरे भाई के बाद मेरे पास सबसे अधिक अधिकार है। उसने फिर से पुकारा क्योंकि उसने देखा कि वे रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी आखिरी धमकी काम कर गई थी क्योंकि लोग रुक गए थे। आकाशीय क्षेत्र के साधक पीछे मुड़े और राजकुमारी को देखने लगे। राजकुमारी, ये हमारे जाने का सही समय है क्या? यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हमें सचमुच यहीं रुक जाना चाहिए, आकाशीय क्षेत्र के एक साधक ने कहा। स्वर्गीय क्षेत्र के बुजुर्ग उसे व्यस्त रख रहे हैं। हम मदद ला सकते हैं। आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। नहीं, तुम सब अभी वापस आ जाओ। मैं खुद उससे बात करूंगी। तुम में से किसी को भी चोट नहीं लगेगी। अगर तुम चले गए और मदद लेकर आए तो पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। राजकुमारी ने सख्ती से कहा। अगर मेरे भाई ने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कृपया वही गलती मत दोहराना। आकाशीय क्षेत्र के साधकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। वे सब वापस चले गए और राजकुमारी के पीछे खड़े हो गए। पृथ्वी लोक के साधकों ने भी ऐसा ही किया। वे भी राजकुमारी के पीछे एकत्र हो गए। जीशान दूसरी तरफ खड़े होकर उन पर नजर रख रहे थे। राजकुमारी, यदि आप मदद कर सकती हैं तो क्या आपको स्वर्ग लोक के बुजुर्ग की मदद नहीं करनी चाहिए? अब उनमें से केवल एक ही बचा है, एक व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा। गहरी सांस लेते हुए राजकुमारी ने उत्तर दिया, उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने पहले ही जीवन या मृत्यु की लड़ाई शुरू कर दी है। तुम लोग अलग हो। तुमने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं उस तर्क पर आपकी रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन मैं दो स्वर्ग क्षेत्र के साधकों की लड़ाई को नहीं रोक सकती जिन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। एकमात्र जीवित स्वर्ग क्षेत्र साधक वह था जिसने ज्वाला के नियमों का उपयोग किया था, जो आत्मा तलवार के खिलाफ लड़ रहा था, जो पहले की लड़ाइयों में पहले से ही आधा नष्ट हो चुका था। यद्यपि आत्मा तलवार ठीक नहीं हुई थी, फिर भी उसने स्वर्गीय क्षेत्र साधक को व्यस्त रखने में पूरी तरह से काम किया। तुम कमीने, तुम्हारे पास आत्मा तलवार कैसे है जो इस हालत में भी उपयोग करने योग्य है?
मिंग लू ने शाप दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने आपको व्यस्त रखने के लिए बस उस छोटी सी तलवार का इस्तेमाल किया। अब जब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है तो मैं आपके पास वापस आ सकता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने समय की तलवार को अपने भंडारण रिंग में वापस भेज दिया और राजा की तलवार को बाहर निकाल लिया। दक्ष की तलवार देखकर राजकुमारी बुदबुदाई, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो वह तलवार जानी पहचानी लगती है। मैं उस तलवार को जानता हूँ, ये सेंट किलर की तलवार है। ये तुम्हारे पास क्यों है? मिंग लू ने तलवार को पहचानते ही पीला चेहरा दिखाते हुए कहा। ओह, आप भी यही कहते हैं? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि यह सच था। इस महाद्वीप का इतिहास मेरे इतिहास से बहुत अलग है। ये दूसरा राज्य है जहां किसी ने संत राजा को संत हत्यारा कहा है। तुम कौन हो? तुम्हारे पास वह शापित तलवार कैसे है? अगर तुम किसी उच्च श्रेणी के राज्य के राजकुमार भी होते तो भी तुम्हें वह तलवार रखने की अनुमति नहीं होती। तुम्हारे पास वह तलवार क्यों है? मिंग लू ने फिर पूछा। मैं इससे क्यों नहीं ले सकता? जो तलवार पाता है वही इसे रख सकता है ना? मेरे राज्य का इससे क्या लेना देना है? साथ ही मेरा राज्य जो भी अनुमति देता है उससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रहोगे। अल्पविराम। प्रकाश और स्वप्नों का महाद्वीप वह स्थान था जहां दक्ष एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था जिसे उसके महाद्वीप में ताकत के शिखर पर माना जा सकता था। महाद्वीप के एक अलग हिस्से में एक मध्यम आयु का व्यक्ति अपने सिंहासन पर बैठा था। उन्हें प्रकाश महाद्वीप का सच्चा शासक माना जाता था। वह इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था जिसका प्रभाव पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। उन्हें हान शी कहा जाता था, जो सुनिया साम्राज्य पर शासन करता था। राजा ने पूछा, हमें सेंट किलर तलवार के साथ किसी व्यक्ति के दिखने की खबर मिले महीनों हो गए हैं। ऐसा कैसे है कि हम अभी तक उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए हैं? महाराज, हमने हर उस जगह की तलाशी ली है जहां उसे पहले देखा गया था। हमने आसपास के सभी राज्यों की भी तलाशी ली, लेकिन उसके बाद किसी ने उसे देखने की सूचना नहीं दी। हम धीरे धीरे खोज के मापदंडों को बढ़ा रहे हैं और बाकी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनके मंत्री ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अभी कुछ राज्यों को ही इसकी जानकारी दी जानी है और इसकी खोज की जानी है। हालांकि हमारे द्वारा उसे ढूंढने की संभावना बहुत कम है। पिछले कुछ महीनों में महाद्वीप पर कोई सामान्य घटना नहीं हुई है। ये संभव है कि पता चलने के बाद वह व्यक्ति महाद्वीप छोड़कर चला गया हो। मुझे परवाह नहीं है कि वह क्या है या कहाँ है। अगर वह सेंट किलर का वारिस है तो मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो। सेंट किलर जियानवू ने हमारे कई पूर्वजों को मार डाला। उसने इस महाद्वीप पर कत्लेआम मचाया। अगर उसका वास्तव में कोई वारिस था तो मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और उसे फांसी पर लटका देना चाहता हूँ, हान शी ने घोषणा की। मंत्री ने कहा, हम उसे खोजने में और भी अधिक संसाधन लगाएंगे। हम खोज में तेजी भी लाएंगे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो। मैं चाहता हूं कि पूरे महाद्वीप की तलाशी ली जाए। अगर हम उसे यहाँ नहीं ढूंढ पाए तो मुझे दूसरे महाद्वीपों पर आक्रमण करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। चाहे जो भी करना पड़े, भले ही इसका मतलब ये हो कि हमें बाकी सभी को नष्ट करना पड़े, हम ऐसा करेंगे, हान शी ने अपने मंत्री से कहा और फिर वह खड़ा हो गया। वो अपने सिंहासन के पीछे वाले दरवाजे की ओर चला गया। दासियों ने उसके लिए दरवाजा खोला। अल्पविराम। यदि आप उसे 1 वर्ष में नहीं ढूंढ पाए तो अपना सिर थाली में परोस देने के लिए तैयार हो जाए, हान शी ने जाने से पहले कहा। राजा के चले जाने के बाद मंत्री ने अपने माथे से पसीना पोंछा। मुझे अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। खोज के लिए अब केवल कुछ ही राज्य बचे हैं। हमारे लोग उन स्थानों की ओर जा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि वे उस आदमी को वहां पा लेंगे। वह भी कक्ष से बाहर चले गए। तारानकन 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 तारानकन।
क्या आपको सचमुच लगता है कि हम सेंट किलर के उत्तराधिकारी को उस अंतिम स्थान से इतनी दूर पाएंगे जहां उसे देखा गया था? हम मूलतः महाद्वीप के दूसरे छोर पर हैं, एक स्त्री आवाज सुनाई दी। 5 सींग वाले चील आसमान में उड़ रहे थे। इनमें से हर चील पर एक एक व्यक्ति सवार था। वहां 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उन सभी ने एक सुंदर वस्त्र पहना हुआ था जो सुनिया साम्राज्य के मंत्री के वस्त्र के समान था, जिससे ये पता चलता था कि वे उस साम्राज्य से थे जिस पर हांशी का शासन था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये वह काम है जो हमें सौंपा गया था। चलो इसे पूरा करते हैं और वापस चलते हैं। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं। अगर हम उसे ढूंढ पाए तो और भी अच्छा होगा, उनमें से एक ने जवाब दिया। फिर भी क्या तुम नहीं देख सकते? ये बहुत उबाऊ है, इन कमजोर राज्यों में जाना। एक ऐसे लड़के को ढूंढने के लिए जो शायद पहले ही भाग चुका है, लड़की ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने जो सुना है उसके अनुसार उस व्यक्ति को महाद्वीप की सीमा का उल्लंघन होने के कुछ दिनों बाद खोजा गया था। ये स्पष्ट है कि वह व्यक्ति निचले महाद्वीप से आया था। संभवतः वह उसी रास्ते से चला गया होगा जिस रास्ते से वह आया था जब उसे पता चला कि उसे खोज लिया गया है। मैं उसे डरने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। अल्पविराम। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो क्या सेंट किलर भी निचले महाद्वीप से नहीं था? हम उस महाद्वीप को पहले ही नष्ट क्यों नहीं कर देते? जब वह शक्तिशाली था तो उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब जबकि सेंट किलर चला गया है तो क्या हम उसके महाद्वीप को नष्ट नहीं कर सकते? मैंने जो सुना है उसके अनुसार उसका वारिस अभी भी एक कमजोर कीट है। हमें कौन रोक सकता है? दूसरी लड़की ने उत्सुकता से पूछा। वह समूह में सबसे छोटी लग रही थी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप संधि के बारे में जानते हैं, है न? हम महाद्वीप पर हमला नहीं कर सकते, पहले व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। संधि की परवाह किसे है? संत हत्यारे ने हमारे पूर्वज से उस पर हस्ताक्षर करवाए थे जब हम सभी विनाश के बाद दबाव में थे। अब जब वह मर चुका है तो संधि की परवाह किसे है? चलो अपना बदला लेते हैं, लड़की ने जवाब दिया। ये तो महामहिम को तय करना है। मैं उस आदमी की जमीन को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ जिसने हमारी जमीन पर ये सारे अत्याचार किए हैं। लेकिन जब तक महामहिम हमें इसकी अनुमति नहीं देते हम कुछ नहीं कर सकते। अभी के लिए हम सिर्फ सेंट किलर के वारिस को खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही हमारे लिए मुक्ति का एक रूप होगा। जिस राज्य की ओर वे उड़ रहे थे वह वही राज्य था जहां दक्ष वर्तमान में मिंगलू के खिलाफ लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके और राज्य के बीच केवल 20 मिनट की दूरी है। तारानकन 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 तारानकन। देखा, खून के धब्बे और तबाही, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं है? जूलियांग उस जगह पर खड़ा था जहां उसकी दादी की मृत्यु हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह कोई सपना नहीं था, मेरी दादी की हत्या कर दी गई थी। जूलियांग वहीं घुटनों के बल बैठ गया। एक युवा लड़का उसके सामने खड़ा था। उसने आह भरते हुए कहा, हाँ, दुर्भाग्य से वह मारी गई। मुझे सच में खेद है। मुझे लगता है कि जिस आदमी ने तुमसे सच के बारे में झूठ बोला वह अपराधियों में से एक होना चाहिए। वह जानता था कि तुम मजबूत हो, इसलिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे सच में आश्चर्य है कि इतने क्रूर लोग कैसे हो सकते हैं। उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने मेरी दादी की मौत का कारण बना। उसकी सारी देखभाल और उसका हर शब्द झूठ था। जूलियांग ने धीरे से कहा, जब उसने तुमसे जो पहली बात कही वह झूठ थी तो तुम ऐसे व्यक्ति से और क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं उसके विपरीत हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने सच से शुरुआत की। वैसे भी तुम मुझे वूलिया कह सकते हो, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो? उसने पूछा। उनके अनुसार सब कुछ पटरी पर लाने का सबसे अच्छा तरीका दक्ष को जूलियान के खिलाफ खड़ा करना था, क्योंकि तब साथ रहना ही वह चीज थी जो चीजों को इतना अस्थिर बना देती थी। अल्पविराम। वह आदमी शायद डाकुओं के साथ काम कर रहा था।
वह तुम्हें उसकी दादी से अलग करना चाहता था ताकि वह तुम्हारा इस्तेमाल कर सके, और इसीलिए उसने उसे मार डाला। क्या तुम सच में उस आदमी का सम्मान करती हो? वूलिया ने जूलियान से कहा, सारा दोष दक्ष पर डालने की कोशिश करते हुए। ये सब जूलियान द्वारा दक्ष पर हमला करवाने के इरादे से किया जा रहा था। उसने मेरी दादी को मरवा दिया। उसने उसे मरवा दिया? जूलियान ने आह भरते हुए पूछा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वह दर्द से कराह रहा था क्योंकि दक्ष के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। क्या ये सब झूठ था? ये सब उसे बेवकूफ बनाने की चाल थी। और अगर ऐसा था तो वह क्या करने जा रहा था? क्या वह दक्ष के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार था, या वह कुछ भी नहीं करने जा रहा था? जूलियान के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसने दादी को मरवा दिया। मैं उसे मार डालूंगा। मैं उस आदमी को मार डालूंगा। जूलियान ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसके दिल में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी हो। अच्छा, जिन लोगों ने आपका सब कुछ छीन लिया, उनके खिलाफ लड़ना अच्छी बात है, वूलिया ने कहा। उसे हमेशा अपरंपरागत चीजें करने में मजा आता था। वह भी एक कारण था कि दक्ष के परिवार पर हमला किया गया, क्योंकि उसने प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों को सूचित किया था कि दक्ष ने उनके प्रमुख शिष्य और बुजुर्गों को मार डाला था। वह दक्ष को निराशा में देखना चाहता था ताकि वह अपनी पूरी ताकत देख सके, और अब उसके पास एक और मौका था। वह फिर से ऐसा कुछ कर सकता था, लेकिन इस बार यह उस आदमी की मदद करने के बहाने था जिसने उसे गड़बड़ी का कारण जानने के लिए यहाँ भेजा था। उसने तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती इंसान छीन लिया। क्या तुम भी वैसा ही करोगे? उसने दक्ष से पूछा। उसके सबसे कीमती व्यक्ति को ले लो, जू मिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। मिंग लैन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह दक्ष की पत्नी थी जो होटल में वापस आ गई थी। उसे नहीं पता था कि दक्ष ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को कहां रखा है। एक समय में केवल एक महिला बाहर रहती थी। यह मिंग लैन का समय था। उसे यकीन था कि मिंग लैन दक्ष के लिए अनमोल थी। हाँ, उससे सबसे कीमती इंसान छीन लो, जैसे उसने तुमसे छीना था। क्यों न तुम उसे भी वैसा ही दर्द महसूस कराओ, ताकि वह समझ सके कि तुमने क्या सहा है। उस इंसान को मार दो जिसकी उसे परवाह है। उसे अपने हाथों से मार डालो। अपनी दादी का बदला लो। वूलिया बार बार यही दोहराता रहा और उसने जूलियान के करीब आकर उससे अपना काम करवाने को कहा। अल्पविराम। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जोर से हंसना चाहता था क्योंकि उसके पास इतना शानदार अवसर था। क्या तुम नहीं चाहते कि उसकी आत्मा को शांति मिले? क्या तुम नहीं चाहते कि वह स्वर्ग में खुश रहे? या तुम चाहते हो कि तुम्हारी दादी अनंत काल तक कष्ट झेलती रहे? उसने जूलियान से पूछा। मैं नहीं चाहता कि उसे कष्ट हो, जूलियान ने दृढ़ता से कहा। तो आप चाहते हैं कि वह शांति से रहे? वूलिया ने पूछा। वह कैसे शांति से रह सकती है, ये जानते हुए कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार आदमी अपने प्रियजनों के साथ खुशी से रह रहा है? वह कैसे खुश रह सकती है? आप उसकी मदद कर सकते हैं। करो। उससे वह सब कुछ ले लो जो उसने उससे लिया। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का दुख महसूस कराओ जिसकी वह परवाह करता है। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। मैं किसी को नहीं हरा सकता। मैंने अभी अभी साधना शुरू की है, जूलियान ने उत्तर दिया। क्या वह सचमुच अपनी ताकत के बारे में बिल्कुल नहीं जानता? वूलिया ने सोचा और उसने असमंजस में जूलियान को देखा। तुम्हें अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वह जूलियान के करीब गया और अपनी उंगली जूलियान के माथे पर रख दी। हिलना मत, उसने जी शान को आदेश दिया। मैं इस समय का उपयोग उसकी यादों को ताज़ा करने में कर सकता हूँ। आइए देखें कि इस लड़के की उत्पत्ति क्या है, वह कहाँ से आया था, और अगर वह अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था तो वह उनका उपयोग कैसे कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा। उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा फैलने लगी जिसने उसे और जूलियान को घेर लिया। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जूलियान की स्मृतियों को पढ़ा तथा अपनी चेतना उसके सिर के अंदर भेजी। यह क्या है?
जैसे ही उसकी चेतना जूलिया के सिर में प्रवेश कर गई, वो स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक विशाल सुनहरा दरवाजा था। दरवाजा बंद नहीं लग रहा था। वह बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक कि अमर लोक के साधक भी ऐसे नहीं होते। क्या वह स्वर्ग से है? जूलिया ने विशाल द्वार को देखते हुए बुदबुदाया। उसने विशाल दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे से टकराईं, उसने देखा कि एक ड्रैगन और एक फीनिक्स दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। ड्रैगन दहाड़ रहा था जबकि फीनिक्स चीख रहा था। उन दोनों की आवाज न केवल दर्दनाक थी, बल्कि इससे जूलिया को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह एक सेकंड भी वहां रहा तो उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। उसने तुरंत जूलियान का सिर छोड़ दिया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह जूलियान से दूरी बनाने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। जब उसने अपनी चेतना वापस ले ली थी, तब भी उसकी आत्मा कांप रही थी। आखिर वह क्या था? ये कैसा प्रतिबंध था? क्या वह सचमुच स्वर्ग से आया है? उसकी यादों पर ऐसा प्रतिबंध क्यों होगा जिससे मैं भी नहीं गुजर सकता? भगवान जानवर ड्रैगन और भगवान जानवर फीनिक्स का सार उस जगह की रखवाली करना है जो उसकी यादों की ओर ले जाती है। अगर वे प्रवेश द्वार पर हैं, तो अंदर का प्रतिबंध कितना मजबूत होगा? आखिर उसकी यादें क्या छिपा रही हैं? उसने सोचा और अपने माथे से पसीना पोंछा। क्या हुआ? जूलियांग ने पूछा, क्योंकि उसने लड़के को बहुत डरा हुआ देखा था। क्या उसे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? वह डरा हुआ क्यों दिख रहा था? ये कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, जूलिया ने खुद को शांत करते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। मैं खुद को ज्यादा मजबूत महसूस नहीं कर रहा हूँ, जूलियांग ने कहा। चिंता मत करो, तुम्हें तुरंत मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपने हाथों से उसके प्रियजन को मार सकती हो। क्या तुम तैयार हो? जूलिया ने पूछा। मैं तैयार हूँ, जूलियांग ने सिर हिलाते हुए कहा। उत्तम। जूलिया ने एक बार फिर पोर्टल खोला, जो वापस होटल की ओर ले गया। तो फिर चलो चलें। उसने जूलियांग को अंदर आने का इशारा किया। जूलियांग ने पोर्टल में प्रवेश किया, उसके पीछे जूलिया भी था। पोर्टल गायब हो गया। वे द्वार के दूसरी ओर से बाहर निकले, जो उसी कमरे में ले गया जहां पहले जूलियांग बैठा हुआ था। अल्पविराम। आपको मेरी तलवार के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह सेंट किलर तलवार है या नहीं? आपको बस ये जानने की जरूरत है कि तलवार आपको मार डालेगी, दक्ष ने मिंग लू से कहा, जो अंतिम स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा था। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। था कितना अहंकार! तुमने दूसरों को मार डाला होगा, लेकिन मैं भी उनकी तरह ही लात मार रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसे जलाऊंगा कि तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। मिंग लू ने आकाश की ओर हाथ उठाते हुए कहा। उसके सिर के ऊपर ज्वाला का एक बादल प्रकट हुआ, जो हर दिशा में फैलने लगा। यह बारिश की आग है। एल्डरली का सबसे शक्तिशाली कौशल। मुझे लगता है कि उस आदमी को भी इसके खिलाफ कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, आकाशीय क्षेत्र के योद्धाओं में से एक ने कहा। राजकुमारी झू बिना कोई टिप्पणी किए बस देखती रही। भले ही उसने खुलकर यह नहीं कहा, लेकिन वह लड़ाई में दक्ष का समर्थन कर रही थी, क्योंकि दक्ष ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी जान बचाई थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसने ये भी सोचा कि दक्ष किसी उच्च रैंकिंग वाले राज्य से था और उसकी मौत उसके राज्य के लिए बहुत बुरी होगी। आग का बादल। दक्ष ने बादल को देखते हुए बुदबुदाया। बादल की परवाह किए बिना उसने अपनी तलवार की मुद्रा में आना शुरू कर दिया। उसने अपनी राजा की तलवार को केवल इसलिए बुलाया था ताकि वह क्यूई कौशल का उपयोग कर सके, जिसे वह समय की तलवार के साथ नहीं कर सकता था। क्या आपको लगता है कि आपके पास अपना कौशल पूरा करने के लिए समय है? जैसे ही मिंग लू ने दक्ष को तलवार की मुद्रा में आते देखा, वह मुस्कुराया। ज्वाला के बादल से दर्जनों ज्वलंत गोले निकले और दक्ष की ओर उड़े। मुझे पता था कि यह कुछ ऐसा ही होगा।
बादल जो अपने आप ही दुश्मन पर हमला कर सकता है, लेकिन तुम वास्तव में मुझे कम आंकते हो, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। न केवल तुम बल्कि तुम्हारे पिता भी मुझे नहीं रोक सकते। कहते हुए वह गायब हो गया। वो मिंग लू के पूर्व में दिखाई दिया और अपनी चाल जारी रखी। और भी ज्वालाएं उसकी ओर आई, लेकिन वो फिर से गायब हो गया। दक्ष लगातार टेलीपोर्ट होता रहा और हर टेलीपोर्टेशन के साथ वह बिना रुके अपना हुनर जारी रखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की जगहें बदलती रहीं, लेकिन वह उसी स्थिति में था और अपनी इच्छानुसार काम कर रहा था। ये कौशल बहुत कष्टप्रद है। मिंग लू ने अपनी नसों को उभारते हुए शाप दिया। उसने एक साथ कई जगहों पर हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। फ्लेम स्फीयर हर दिशा में उड़ते रहे, सिवाय उस दिशा के जहां राजकुमारी खड़ी थी, क्योंकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। दुर्भाग्यवश ये ठीक वही स्थान था जहां अगली बार दक्ष प्रकट हुआ था। दक्ष उस दिशा में आया जहां राजकुमारी खड़ी थी। वह पूरी तरह से तैयार था। अंधेरे तलवार का पहला रूप, विनाश। दक्ष ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार पर वार किया। उसकी तलवार से प्रकाश की एक काली चाप निकली जो मिंग लू की ओर बढ़ रही थी। जहां से भी यह गुजरा, इसने उसके चारों ओर के स्थान को अस्थिर बना दिया, और आश्चर्य की बात यह है कि इसने अपना स्थान भी बदल लिया, जैसे कि आक्रमण स्वयं टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो। मिंग लू ने यह हमला पहली बार देखा था। उसने इस तरह की किसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसे बचने के लिए कहां जाना चाहिए, क्योंकि इस हमले का टेलीपोर्टेशन बहुत ही बेतरतीब था। कभी यह बाईं ओर होता था, कभी ये दाईं ओर। इसके बारे में एकमात्र स्थिर बात यह थी कि यह उसकी दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसने अपना मन बना लिया, क्योंकि वह सिर्फ एक ही दिशा में बच सकता था। उसने बाईं ओर छलांग लगाई, ये सोचकर कि वह सुरक्षित रहेगा, हालांकि वह गलत था। उसने अपने गलत अनुमान की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। उस आदमी को यह नहीं पता था कि अगर वह बाईं ओर भी चकमा देता तो भी परिणाम वही हो सकता था, क्योंकि वह निशाना था। बुरा नहीं है, तुमने जो कौशल बनाया है वह वास्तव में शक्तिशाली है, शुन ने दक्ष की प्रशंसा की जब वह उसके पास आए। डार्क स्वॉर्ड आर्ट कुछ ऐसा था जिसे दक्ष ने स्वॉर्ड सेंट के 7 रूपों की अपनी समझ का उपयोग करके बनाया था। उन्होंने अपने स्पेस लॉ के बचाव कौशल को भी इसमें जोड़ा था। उन्होंने अंधेरे के कानून के गुणों का भी इस्तेमाल किया। ये कुछ ऐसा था जिस पर वह तब से काम कर रहा था जब से उसने तलवार संत के 7वें रूप को समझा था। इसे पूरी तरह से समझने के बाद वह अपने कौशल को संयोजित करने के लिए एक ऐसा कौशल बनाने के विचार के साथ आया जो उसके लिए एकदम सही था। इस कौशल को पूर्ण करने के लिए कई महीनों का अभ्यास और समझ की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने इसे डार्क स्वॉर्ड का पहला रूप नाम दिया, क्योंकि उनकी योजना इस तरह के और अधिक कौशल विकसित करने तथा इसे और भी बेहतर बनाने की थी। वह एक संपूर्ण कड़ाही बनाना चाहता था जिसमें अलग अलग विशेषताएं हों। इसमें स्पेस और डार्कनेस का इस्तेमाल किया गया था, और वह मिश्रण में इल्यूजन को भी जोड़ने पर काम कर रहा था। वह उस कौशल को दूसरा रूप कहने के बारे में सोच रहा था। दुर्भाग्य से वह कौशल अभी तक आधा भी पूरा नहीं हुआ था। हाँ, ये पहली बार था जब मैंने इसे एक उचित प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये बुरा नहीं था, ये वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। हालांकि मैं इसे बेहतर बनाने के लिए अभी भी काम कर सकता हूँ। इस कौशल का अंधकार तत्व इसे एक विस्फोटक विनाशकारी शक्ति देता है, लेकिन यह अभी तक शक्तिशाली नहीं है। जब यह तैयार हो जाएगा तो ये कौशल बहुत अधिक शक्तिशाली होगा, दक्ष ने अपनी तलवार को देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह सच है, जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष ने पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर देखा। तो राजकुमारी, मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं को मार डाला। अब तुम क्या करना चाहती हो? अपनी सेना के साथ मेरा विरोध करना या और अधिक सहायता करना, क्योंकि तुम्हें कोई भी बात ठीक लगती है। हालांकि मैं तुम्हारे राज्य के लिए ऐसा नहीं कह सकता। सब कुछ तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है, दक्ष ने राजकुमारी से कहा। हम लड़ना नहीं चाहते। मेरे भाई ने आपको नाराज किया। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ।
हमारे राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। आपने उन सभी को मार डाला जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो बचे हैं वे सभी निर्दोष हैं, राजकुमारी ने उत्तर दिया। ओह, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हें जाने दूं? दक्ष ने पूछा। नहीं, मुझे पता है कि तुम हम पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्यों न तुम हमें यहाँ बंद करके चले जाओ? पिताजी को हमारे वापस न आने की चिंता होने में कई घंटे लग जाएंगे। जब तक गार्ड हमें ढूंढेंगे तुम बहुत पहले ही चले जाओगे। क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? राजकुमारी झू ने सुझाव दिया। ये बुरा प्रस्ताव नहीं है, चलो ऐसा करते हैं। दक्ष ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। वह सभी को जी कबीले के कारागार टॉवर में ले आया। दक्ष सभी को जेल टॉवर में ले आया। चूंकि राजकुमारी पहले ही इसके लिए सहमत हो चुकी थी, इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वे सभी जानते थे कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, भले ही कोई इसका विरोध करे। दक्ष पहले से ही लड़ाई से मुक्त था और कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे और रोक सके, इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वे सभी बहाव में बह गए और स्वयं को जेल में डाल लिया। यहीं रुको, जैसा कि तुमने कहा था, शाही सेना तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजेगी। तब तक मैं बहुत पहले ही चला गया होऊंगा, दक्ष ने राजकुमारी से कहा, जो उसके जाने से पहले कोठरी के दूसरी तरफ थी। दक्ष और जीशान एक साथ जी कबीले से बाहर चले गए। दक्ष ने जीशान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिन लोगों का तुम्हारे प्यार को मारने में हाथ था, वे मर चुके हैं। मुझे पता है कि इससे इस तथ्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर चुकी है, लेकिन तुम कुछ हद तक संतुष्ट हो सकती हो कि अब वो शांति से होगी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि ऐसी चीजों से कैसे निपटना है। ऐसा हुए बहुत समय हो गया है। मैं इससे शांति से निपट चुका हूँ, जीशान ने आह भरते हुए जवाब दिया। मुझे पता है कि वो वापस नहीं आएगी। मैं केवल उसके बिना रह सकता हूँ और जीने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी, चिंता मत करो, दक्ष ने कहा। ओह ठीक है, सोचो तो, राजकुमारी कैसी थी? वह सुंदर थी, है ना? उसने पूछा। क्यों, क्या तुम्हें वह पसंद है? जीशान ने हंसते हुए पूछा। मेरे लिए नहीं, बेवकूफ, तुम्हारे लिए। मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे भी उसकी तुलना मेरी किसी भी पत्नी से नहीं की जा सकती। वो सुंदर है, लेकिन मेरी पत्नियों से ज्यादा नहीं। प्रतिभा के मामले में वह प्रतिभाशाली है, लेकिन फिर भी कुछ भी असाधारण नहीं है, दक्ष ने कहा। मेरे लिए नहीं, धन्यवाद। वह सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस समय किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हूँ। शायद कुछ समय बाद, जीशान ने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम में दिलचस्पी रखती थी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जीशान ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। वह मेरी तरफ देख रही थी। तुम अंधे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही देख रही थी। मुझे यकीन है कि अगर तुमने उससे बाहर जाने के लिए कहा होता तो वह हाँ कह देती। वह मेरी ओर इसलिए देख रही थी क्योंकि वह मेरी पहचान जानने को उत्सुक थी, और कुछ नहीं, दक्ष ने उत्तर दिया। तारानकन 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 तारानकन। जब दक्ष और जीशान अपने होटल की ओर जा रहे थे तो वे इस बात से अनजान थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। 5 चीलें शाही महल के पास उतरी और उन पर बैठे लोग नीचे उतर आए। तो ये राजा का महल है। इस तरह के पिछड़े इलाके के लिए ये बुरा नहीं है, महल को देखते हुए लड़कियों में से एक ने बड़बड़ाया। लड़की के सुंदर चांदी जैसे बाल और चमकदार नीली आंखें थी, जिससे उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। लिम यी, ऐसे मत बोलो। भले ही यह राज्य हमारे लिए चींटी की तरह है, लेकिन सभ्य रहना बेहतर है। हम नहीं चाहते कि लोग ये सोचें कि साम्राज्य के योद्धा कुछ अशिष्ट जानवर हैं, एक आदमी ने जवाब दिया। वो एक दुबला पतला आदमी था जिसके शरीर में बिल्कुल भी चर्बी नहीं थी। वास्तव में कुछ लोगों ने शायद ये तर्क दिया होगा कि वह अपने आराम के लिए बहुत दुबला था।
उसके बाल काले और आंखें भूरी थीं जो वहां उपस्थित सभी लोगों में सबसे साधारण लग रही थीं। चलो बू यान, कौन परवाह करता है कि ये चींटियां क्या सोचती हैं? हमें उनकी भावनाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि वे हमारे लिए कीड़ों से ज्यादा कुछ हो सकती हैं। दूसरी लड़की डू लियान ने जवाब दिया। लड़की ने एक सुंदर लबादा पहना हुआ था जो उसके सुडौल शरीर को ढांक रहा था तथा उसके आसपास खड़े पुरुषों की नजरों से उसे छिपा रहा था। तथापि उसकी गोरी जांघें दूसरों के सामने पूरी तरह से उजागर थीं, क्योंकि उसकी स्कर्ट मुश्किल से उन्हें ढक पा रही थी। उसके हरे बाल इतने लंबे थे कि कमर तक आते थे। उसकी हल्की हरी आंखें उसके बालों से बिल्कुल मेल खाती थीं। हाँ, लेकिन फिर भी, बू यान ने जवाब दिया। लेकिन सामने खड़े एक अन्य व्यक्ति ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अल्पविराम। उस आदमी का शरीर एथलेटिक था और वह लगभग 6 फीट लंबा लग रहा था। उसके सुनहरे बाल और गहरी आंखें बहुत ही असामान्य लग रही थीं, जो एक गहरा विरोधाभास पैदा कर रही थीं। बहस मत करो, चलो जल्दी से काम निपटा कर चलते हैं। जो व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा था उसका नाम फू मिन था। वह किसी को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने महल की ओर चलते हुए उन्हें रुकने का आदेश दिया। हाँ, फू मिन की बात सुनो। मंत्री वांग ने उसे हमारा नेता बनाया है। बहस मत करो। पीछे से एक भारी आवाज आई। वहां एक मोटा आदमी खड़ा था। उसके सुनहरे बाल थे जो कुछ हद तक फू मिन से मिलते जुलते थे, हालांकि उसकी आंखें भूरी थीं। वह टीम के 5वें खिलाड़ी थे जिन्हें बूजो के नाम से जाना जाता था। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे वे अभी भी बहस करना चाहते हो, लेकिन चूंकि फू मिन बोल चुका था, इसलिए वे सभी शांतिपूर्वक शाही महल में जाने के लिए सहमत हो गए। वे महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। पहरेदार उन्हें रोकने के लिए उनके आगे दौड़े। रुको, तुम कौन हो? गार्ड ने पूछा। हम सुनिया साम्राज्य से हैं। हम आपके राजा से मिलने आए हैं। एक तरफ हट जाओ। फू मिन ने गार्ड को अपने साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह दिखाया जो पूरे महाद्वीप में जाना जाता था। साम्राज्य से? अभी मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। चूंकि वे साम्राज्य से थे, इसलिए पहरेदारों ने उनके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की। वे 5 लोगों को राजा के कक्ष की ओर ले गए। बस कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें, मैं राजा को आपके आगमन की सूचना दे दूंगा, गार्ड ने उनसे कहा जब वे उस कक्ष के पीछे रुके जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही उसे अपने आने की सूचना दे देंगे, फू मिन ने गार्ड से कहा और उसे जाने से रोक दिया। वह एक सेकंड के लिए भी बाहर इंतजार नहीं करना चाहता था। गार्ड को पीछे धकेलते हुए वो दरवाजे के करीब गया और लात मारकर उसे खोल दिया तथा अन्य लोगों के साथ अंदर घुस गया। राजा अचानक दरवाजा खुल जाने से दंग रह गया। उसने नए लोगों को देखा जो अभी अभी अंदर आए थे और वो गुस्से से खड़ा हो गया। तुम कौन हो? अचानक अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने गरजते हुए कहा। बैठ जाओ, फू मिन ने साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह दिखाते हुए सहजता से कहा। सुनिया साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह? आप कौन है? राजा ने फिर पूछा, लेकिन अब उसका स्वर अधिक सम्मानपूर्ण था। हम महामहिम के आदेश पर साम्राज्य से आए हैं। हमें आपसे कुछ करने की जरूरत है, फू मिन ने सीधे कहा। उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि यह कोई अनुरोध नहीं बल्कि एक आदेश था। राजा ने बैठते हुए जवाब दिया, साम्राज्य हमसे क्या चाहता है? अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम मना नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं? आप साम्राज्य की मदद नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करें, सिल्वर हेयर वाली लड़की लिम ही ने कहा। उसके शब्द बहुत अपमानजनक थे, फिर भी राजा ने अपना गुस्सा नहीं दिखाया क्योंकि वो साम्राज्य से थी। लिम ही, शांत हो जाओ, ये बोलने का विनम्र तरीका है। तुम्हें इससे साम्राज्य के प्रति अनादर के रूप में नहीं लेना चाहिए, बुजो ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए लड़की से कहा। भले ही राजा उनके साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं था, फिर भी वह एक राजा था। वे पूरी तरह से अनादर नहीं कर सकते थे। फू मिन ने लड़की से कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इतनी छोटी सी बात की कोई चिंता ही नहीं थी।
राजा ने धीरे से कहा, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब भी यही था। मैं तो ये पूछ रहा था कि मुझे क्या करना है। आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। हम एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वह सेंट किलर का वारिस है, जिसने पिछली बार हमारे महाद्वीप में बहुत विनाश किया था। उसके वारिस को सेंट किलर तलवार का उपयोग करते हुए राज्य में देखा गया था, फू मिन ने समझाया। उन्होंने आगे कहा, हमने महाद्वीप का अधिकांश भाग खोज लिया है। अब केवल कुछ ही राज्य खोजे जाने बाकी हैं। आपका राज्य उन कुछ में से एक है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य की खोज करें और उस व्यक्ति को खोजें जो यहाँ रह रहा है। फू मिन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला और उसे राजा की ओर फेंक दिया। यह उस व्यक्ति का स्केच है। मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता हूँ। आपके पास पूरे राज्य की तलाशी लेने के लिए 1 दिन है। राजा ने पुस्तक खोली और उसमें उस व्यक्ति का चित्र देखा। ये काम हो जाएगा। मेरी सेना बाहर है, एक गद्दार कबीले का सफाया कर रही है। अभी मैं बाकी लोगों को खोजबीन के लिए भेजूंगा। बाकी लोगों के वापस आने के बाद मैं उन्हें भी इस काम पर लगा दूंगा, राजा ने जवाब दिया। तब तक आपको हमारे महल में रहना चाहिए। मैं आपके आराम का इंतजाम करूंगा। उन्होंने अपने मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री ली, हमारे मेहमानों के लिए सर्वोत्तम स्थानों की व्यवस्था की है और उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अच्छे सेवकों की व्यवस्था की है। मंत्री ने उत्तर दिया, मैं जैसा आदेश होगा वैसा ही करूंगा। मैं उनकी सेवा के लिए सर्वोत्तम महिलाओं और पुरुषों को ढूंढूंगा। फू मिन ने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम शहर में घूमेंगे, देखेंगे कि तुम अपना पूरा प्रयास इसमें लगाते हो या नहीं। उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद वह वापस लौट गया। आप जानते हैं कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजा को चेतावनी देते हुए अपने लोगों के साथ जाने से पहले पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने उसे बता तो दिया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वह उस आदमी को ढूंढ पाएगा? लिम यी ने फू मिन से पूछा। अगर वह आदमी यहाँ है तो वे उसे ढूंढ सकते हैं। अगर वह आदमी यहाँ नहीं है तो देवता भी उसे नहीं ढूंढ सकते। बस इतना ही, फू मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अपना दिन बस इधर उधर देखते हुए बिताते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि वह आदमी वैसे भी यहाँ नहीं आएगा। लिम यी ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसी जगह में आप क्या खरीद सकते हैं? जो चीज आप खरीद सकते हैं उसकी तुलना साम्राज्य में हम जो चीजें खरीद सकते हैं उनसे भी नहीं की जा सकती। हरे बालों वाली लड़की यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फिर भी सबसे खराब जगह में भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती है। कम से कम हम बोर तो नहीं होंगे। अगले राज्य जहां हम जाएंगे वे और भी बुरे होंगे। बस आशावादी बने रहो, बोजो ने दू लियान से कहा। वे सड़क पर दुकान की ओर चले गए। जब वे चल रहे थे, दक्ष और जीशान उनके पास से गुजरे। उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ कौन है। दक्ष ने एक अलग चेहरा इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे राज्य के लोगों ने पहचाना नहीं। जिस चेहरे की वे तलाश कर रहे थे वो उसके चेहरे से काफी अलग था। यद्यपि वे लोग जिन्हें वे खोज रहे थे फू मिन और अन्य लोगों के पास से निकल गए, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिम यी ने चारों ओर देखते हुए एक क्षण के लिए दक्ष और जीशान की ओर देखा, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों समूह विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के पास से गुजरे। तारानकन 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 तारानकन, वो व्यक्ति कौन है जो उसके लिए सबसे अनुकूल है? वू लिया ने जू लियांग से पूछा। वो अगले कमरे में है, जू लियांग ने जवाब दिया। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। संकोच मत करो, तुम्हारे पास उनके साथ कुछ अच्छी यादें हो सकती हैं, लेकिन ये सब झूठ था। बस उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी दादी को मारने में वे कितने गलत थे। ये सब उसके लिए है, वू लुआ ने धीरे से कहा और उसने अपना हाथ जू लियांग के कंधों पर रखा। हाँ, जू लियांग ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने निश्चय कर लिया था
वू लिया के शब्दों से वह और भी प्रभावित हुआ। उसने दरवाजा खोला और अगले कमरे में चला गया। दरवाजा खोलकर वह अंदर गया और देखा कि मिंग लैन खिड़की के पास खड़ी थी। वह बाहर देख रही थी, बेसब्री से दक्ष का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसे उसकी ताकत पर भरोसा था और उस पर भरोसा था, फिर भी वह उसके लिए चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह काफी समय से बुरा महसूस कर रही थी। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और पीछे देखा। उसने देखा कि जू लियांग दरवाजे पर खड़ा है। वह धीरे से मुस्कुराए और बोली, ओह लियांग, क्या तुमने साधना पूरी कर ली? तुम भी कमरे के अंदर बोर हो रही होगी। काम मत करो, उसके वापस आने के बाद हम सब फिर से यात्रा पर निकलेंगे। तुम अलग क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम उदास हो। क्या तुम्हें अपनी दादी की याद आ रही है? वह जू लियांग के पास गई और उसके सिर को सहलाया। अचानक उसने कमरे के बाहर एक और लड़के को देखा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ थी। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी वू लिया ने हल्के से अपना सिर थपथपाया। उसके अंदर से एक ऊर्जा की लहर निकली और हर जगह फैल गई। इसने जल्द ही पूरे होटल को अपने घेरे में ले लिया, जिससे होटल के अंदर मौजूद सभी लोगों का समय रुक गया, सिवाय उसके और शू लियांग के। यहाँ तक कि मिंग लैन भी समय पर रुक गया था। वू लिया ने अपना हाथ सामने की ओर बढ़ाया और हवा में से एक चाकू प्रकट हुआ। वो चाकू अपने साथ लाया और उसे जू लियांग को सौंप दिया। बस अब आपको ताकत के अंतर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे अपने हाथों से करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जू लियांग ने चाकू लिया और मिंग लैन की ओर चला गया। उसने मुझसे लिया, मैं उससे लूंगा, वो बुदबुदाया। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। उसने मुझसे लिया, मैं उससे लूंगा, जू लियांग ने गंभीरता से कहा और मिंग लैन के करीब चला गया। मिंग लैन हिलने में असमर्थ थी। वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। उसके लिए समय रुक गया था। उसे नहीं पता था कि जू लियांग हाथ में चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। हम यहाँ हैं, दक्ष ने होटल के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए धीरे से कहा। हाँ, चलो बच्चे और भाभी को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। अगर लोगों ने उन्हें पा लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, जी शान ने आह भरते हुए जवाब दिया। वह आगे बढ़ा और पहले होटल में घुस गया, जबकि दक्ष पीछे से चला आया। जैसे ही जी शान अंदर आया, वह ऐसे रुक गया जैसे वो हिलने में सक्षम नहीं था। दक्ष रुका और पूछा, हम, क्या हुआ? उसे जी शान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या कुछ गड़बड़ है? दक्ष ने आगे बढ़ते हुए पुकारा। रुकना। इससे पहले कि वह होटल के अंदर कदम रख पाता, उसने जुन की चीख सुनी। क्या हुआ? दक्ष ने रुकते हुए पूछा। अंदर मत जाओ, वह समय में फंस गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समय के नियम को जानने वाला कोई व्यक्ति होटल के अंदर है। उन्होंने समय को अंदर ही रोक दिया था। मुझे समय में अस्थिरता महसूस हुई, लेकिन आपके दोस्त की हालत देखने के बाद मेरा संदेह सच हो गया, जुन ने जवाब दिया जब वह उसके पास आए। समय के नियम वाला कोई व्यक्ति अंदर है, वह समय को क्यों रोकेगा? अरे, मिंग लैन भी ऊपर है। मुझे अचानक अच्छा नहीं लग रहा है।